नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी विथ विजय में। दोस्तों, आज हम लोग ट्यूटोरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। आप लोग नहीं देखे होंगे, इससे पहले 6 इसका वीडियो आ चुका है, तो जाइए प्ले लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा आप लोग को। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको 20 से 25 करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो यह करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखते हुए यह किताब को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव को पारित किया है। तो एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का जो प्रस्ताव पारित किया है वह अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया है और यह जो जल विद्युत परियोजना है वह दिबांग नदी पर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़े उपहार में दिया है। तो यह मंगोलिया जो देश है वहाँ के राष्ट्रपति उटकानिन खुरेलसुख ने यह घोड़ा उनको उपहार में दिया है। और भारत के पहले से रक्षा मंत्री जो हुए राजनाथ सिंह जो मंगोलिया देश के दौरे पर गए हुए थे। अगला प्रश्न है कि सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन बन गया है। तो सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वह ट्विटर बन गया है। कौन बन गया है? ट्विटर बन गया है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो ये आपका HDFC बैंक बन गया है, जो संपत्ति के आधार पर भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक है, जो भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक बन गई है। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर जो आपका है वह मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मून लाइटिंग जो शब्द है इसका संबंध रोजगार से है। और मून लाइटिंग का अर्थ क्या होता है कि एक साथ 2 कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं उनको मून लाइटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक्सरसाइज अभ्यास जो है काकाडू 2022 का आयोजन किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है। तो काकाडू जो अभ्यास है वह आपका नौसैनिक अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काकाडू जो अभ्यास हुआ है वह कौन सा अभ्यास था। तो यह नौसेना अभ्यास था जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो यह लद्दाख में की जा रही है और लद्दाख के अभी वर्तमान में उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इनका संबंध लोक नर्तक थे और 2021 में उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2017 में उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है सलीम दुरानी और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी से हुई थी और इसमें इनाम की जो राशि दी जाती है वह 15 लाख रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए दी जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है। तो ये आपका विनेश फोगाट बन गई है और यह जो विश्व चैंपियन प्रतियोगिता जो हुई थी यह सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है। तो जो लेवर कप है इसका संबंध टेनिस से है और टेनिस से एक महत्वपूर्ण कप है डेविस कप, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेविस कप का संबंध भी टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है कि G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो जो G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया किया था और इंडोनेशिया के बाली शहर में यह हुआ था और 2023 में अभी भारत में हुआ है, 2024 में ब्राज़ील में होगा और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो एयर AQI एयर वर्ल्ड WQI वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है और सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली है। चलिए अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसका संबंध किससे है? तो प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से है। प्राचीन शिलालेख जितना भी है उसके डिजिटलीकरण से है। अगला प्रश्न है कि बजट 2022-23 में घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो कितना लक्ष्य ऊर्जा प्राप्त करेगा? तो 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो प्रेरणा दिवस मनाने के रूप में जो घोषणा की है तो ये आपका ऑप्शन है 17 जनवरी, 17 फरवरी, 17 मार्च और 17 अप्रैल। तो 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाने की घोषणा की है, जो पुनीत राजकुमार के जन्म दिन पर मनाने की घोषणा की है, जिनका मृत्यु 2022 में हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कितना है? तो ये आपका 2021 के अनुसार 21.71% है। अगला प्रश्न है कि 2022 में कितने समुद्र तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 2 समुद्री तट को शामिल किया गया है और ब्लू फ्लैग से वैसा समुद्री तट जिसको ब्लू फ्लैग में शामिल किया जाता है जिससे जलवायु परिवर्तन पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य में हाल ही में हुआ है? तो यह भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। जलवायु जैव विविधता को के संरक्षण के देखते हुए भारत और नेपाल के बीच में यह समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत के नए महालेखक नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भारत के महालेखा नियंत्रक CGA जो क्रम से 27वें हैं भारती दास को नियुक्त किया गया है और वर्तमान में CAG महालेखक नियंत्रक परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू है। अगला प्रश्न है कि मुलायम सिंह यादव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मुलायम सिंह यादव वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सही है। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने, सही है। वे 8 बार विधायक बने, सही है। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था, यह गलत है क्योंकि उनका जन्म इटावा के सैफई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन बने हैं और पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अजीत आजाद को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है और ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना या शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में एनी एर्नोक्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। चलिए अगला प्रश्न है कि पैडा पद्धति क्या है? पैडा पद्धति क्या है? तो जंगल को काटकर सूखने के लिए छोड़ देने की प्रक्रिया को पैडा पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल को काटकर सूखा छोड़ देने के लिए पद्धति को जो छोड़ देते हैं उस पद्धति को पैडा पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी किसका भाग है?
तो ये सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा पहाड़ी का भाग ही महादेव पहाड़ी है। अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो दक्कन का जो पठार है का जो निर्माण जो हुआ है वह आपका क्रीटेशियस काल में हुआ है। क्रीटेशियस काल में दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है और गंगा जो नदी है वह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर बहती है और इसकी जो लंबाई है आपका 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 21 है। कितनी है? 21 है। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो जो नेपाल हिमालय है काली एवं तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ये बात याद रखना है कि नेपाल हिमालय किसके किसके बीच में स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो ऑप्शन है पिछौला झील, डिडवाना झील, मानस झील, फतेह सागर झील। तो जो मानस झील है यह आपका जम्मू कश्मीर में है, बाद बाकी सभी राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1983 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आरोही क्रम में सजाना है तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो गुप्त वंश का वह कौन ऐसा शासक है जिसको लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और भारत का नेपोलियन इसे बीएड स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? बीएड स्मिथ ने कहा था। और समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। क्या था? कुमार देवी था। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला का एक साक्षी है? तो जो महाबलीपुरम में के जो सप्त पैगोडा है वह पल्लवों के द्वारा संरक्षित कला का साक्षी है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो यह आपका इल्तुतमिश का था। किसका था? इल्तुतमिश का था। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश का था, यानी इल्तुतमिश का गुलाम था और बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति को बलबन ने ही अपनाया था और सिजदा और पैबोस जो प्रथा थी उसी को बलबन ने ही चलाया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय को स्थापित किए थे। सही है। बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय को बनाए थे। सही है। और मियाँ मीर कादरी सिलसिला को बनाए थे। ये भी सही है। और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय को चलाए थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 1, 2, 3, 4 यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसको अकबर ने ही बनवाया था। और इसमें देख लेते हैं ऑप्शन पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा और मारियम पैलेस। तो जिसमें मोती मस्जिद जो है वह दिल्ली तथा आगरा के किला में अवस्थित है। बाद बाकी पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस यह सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था?
तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1699 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और नादिर शाह ही ने मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था। अगला प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का जो विचार था सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। जो वर्धा सम्मेलन हुआ था 1937 ईस्वी में, सबसे पहले उसी में बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिज़रायली ने यह कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। तो उसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। जो महात्मा गांधी लंदन गए थे एसएस राजपुताना जहाज से 29 अगस्त 1931 ईस्वी को। और भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था? तो भीमराव अंबेडकर। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो जो संविधान बनाया गया था उस समय समाजवादी शब्द जो था वह प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान हो गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, इसको मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। और मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में निहित था, जबकि वर्तमान में अनुच्छेद 300 के क में निहित है। चलिए अगला प्रश्न है कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। चलिए और वित्त आयोग अनुच्छेद कितना में है? तो 280 में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपात अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का राष्ट्रीय आपात का अधिकार है। जो राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। और राष्ट्रीय आपात है, वित्तीय आपात को छोड़कर जितना भी आपात है वह जर्मनी के वेइमर संविधान से लिया गया है, जबकि वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं, जो धन विधेयक होता है वो हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है और इसको धन विधेयक के रूप में कानून लोकसभा के अध्यक्ष बनाते हैं और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निहित है। अगला प्रश्न है आपका
कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो सीटों के बंटवारे का निर्धारण चौथी अनुसूची करती है, जबकि ऑप्शन नंबर ए है तीसरी अनुसूची में तो शपथ के बारे में बताया गया है, और ऑप्शन नंबर सी पाँचवीं अनुसूची में SC/ST के क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन का उपबंध दिया गया है, और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के प्रशासनिक उपबंध के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो जो सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे। यह आर्टिकल 124 के 7 में निहित है। कहाँ है? आर्टिकल 124 के 7 में निहित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, यही प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति ने सिफारिश किया था लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को अनुच्छेद 167 में परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री एवं उनके एक मंत्री परिषद होंगे। अनुच्छेद 166 में राज्य का सभी जो काम होगा वह राज्यपाल के नाम से होगा, और अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानमंडल जो होगा अनुच्छेद 168 के तहत होगा। अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो जो मोहिनीअट्टम नृत्य है, जो आंख पर पट्टी बांधकर इसको किया जाता है, कथकली में होता है मोहिनीअट्टम, यह केरल राज्य से इसका विकास हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल देश का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए और देख लेते हैं। भूटान है तो भूटान के संसद को तोसुंग अडू कहते हैं। मलेशिया के संसद को दीवान निगारा कहते हैं, और मालदीव के संसद को मजलिस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। जैव सुरक्षा समझौते से। अगला प्रश्न है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है, वह कौन गैस है? तो उस गैस का नाम मीथेन है, और मीथेन को CH4 अनुसूत्र इसका है मीथेन का, और इसको मार्स गैस भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस गैस से, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन का कारण उपयुक्त में से सभी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? राज्यों में से किस में? तो ये आपका गुजरात में है, और दूसरा आंध्र प्रदेश में। दूसरा कौन राज्य है? आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन है घनत्व, संवेग, बल और आपेक्षिक घनत्व। तो घनत्व का मात्रक kg/m³ होता है, बल का न्यूटन होता है, और संवेग का
केजी मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन अपेक्षिक घनत्व एक अनुपातिक राशि है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और अपेक्षिक घनत्व से क्या मापते हैं, तो अपेक्षिक घनत्व से आपका डेंसिटी मापते हैं। अपेक्षिक घनत्व से चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो राधा एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है और एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर ढो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पीठ पर ले जा रहा है ढोकर, तो यहाँ पर जो जानते हैं कि वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा फार्मूला होता है, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और कॉस 90 का मान जो होता है वह 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है हाफ mv² होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। तो संवेग जो सदिश राशि है, जो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, यानी P = mv। क्या होता है P = mv। अगला प्रश्न है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है अल्ट्रासाउंड या पराश्रव्य तरंग होता है, चुंबकीय तरंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है कि ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम। गलत है। सर्दी और गर्मियों में एक समान। गलत है। मौसम पर निर्भर नहीं है, करता है। ये भी गलत है, नहीं करता है। और सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि का वेग अधिक होता है, यह राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की गति बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। तो किसी भी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है अणु कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वह अधातु होते हुए भी तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसका परमाणु संख्या 35 होता है। और पारा जो है यह धातु होते हुए भी तरल अवस्था में होता है, जिसका परमाणु संख्या 80 है। अगला प्रश्न है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तत्वों में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन है। तो परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। तो जो परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति होती है वह यौगिकों का वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो इसको निष्क्रिय गैस कहा जाता है और निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है, जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। और रेडॉन को छोड़कर सभी वायुमंडल में, रेडॉन होता है भारी होता है तो सभी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, और जो जेनॉन है सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक अधिक यानी उच्चतम होता है? तो सबसे अधिक जो होता है वह आपका सबसे अधिक हैलोजन में क्वथनांक जो होता है वह आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। कितना होती है? 0 होती है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो टैक्सिकोलॉजी में जहर यानी विष का अध्ययन किया जाता है। किसका? विष का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन में त्वचा है, तो त्वचा से बड़ा कोई अंग नहीं है मानव शरीर का बड़ा। तो सबसे बड़ा जो अंग जो होता है मानव शरीर का वह त्वचा होता है, और त्वचा के जगह नहीं रहे तो वहाँ पर यकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? यकृत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जो जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण जो होता है वह जाइलम करता है, और भोज्य पदार्थों का जो होता है वह फ्लोएम करता है। और जो ये दोनों है यह जटिल ऊतक का उदाहरण है। कौन सा ऊतक का? जटिल ऊतक का उदाहरण है। चलिए ये भी बात याद रखना, ये भी पूछता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो जो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का जो फाल है यह समरूप अंग है। दोनों एक दूसरे के समान है, दोनों एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो जो एनिलिडा है वह मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको रसांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो जो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो यह है मेडुला। क्या है? मेडुला ऑब्लिंगेटा जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो यह आपका गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा खुलता है। गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा खुलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलाफाइटा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो थैलेफाइटा वर्ग के अंतर्गत नहीं आने वाला जो पौधा है वह फ्यूनेरिया है। क्या है? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो पौधा है थैलेफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन विनिर्माण है वह द्वितीयक क्षेत्र का भाग है, जबकि कृषि, खनन एवं उत्खनन और वानिकी जो है यह प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। और तृतीयक क्षेत्र में सेवा आता है। सेवा क्षेत्र यानी जो सर्विस जो होता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरा जो था पीसी महालनोबिस, सेकेंड जो था पीसी महालनोबिस के सिद्धांत पर आधारित था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 यानी दिसंबर 2014 में इसकी स्थापना हुई थी।
जिसका संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। और अगला प्रश्न है कि मूल्यवर्धित कर वैट वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था। और भारत के जो भी 28 राज्य है उसमें सबसे अंतिम में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। और जो आपको 4 मैथ होगा इसका हम PDF डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग शेयर करिएगा और प्यार दिखाइएगा तो हम इसका पूरा सॉल्यूशन करा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।